लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखेंगे जो फंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर की बात कल हम लोगों ने की थी। जो पैरामीटर पास करते हैं वो किस किस तरीके से सेंड किया जा सकता है, पैरामीटर को हम किस किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। इन जनरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके से हम लोग पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। एक होता है कॉल बाय रेफरेंस, एक होता है कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉलिंग। समझते हैं इस चीज को, हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे, उससे समझेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। ठीक, एक हम छोटा सा कोड लिखने जा रहे हैं। एक छोटा सा हमने फंक्शन लिख रखा है। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, एक्स और वाई। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई का सम करके जेड में स्टोर कर रहे हैं और फिर इस जेड को हम रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा फंक्शन लिखा है। ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अब आते हैं मेन मेन कोड में या मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक है ए और दूसरा है क्या, बी। ए में हमने 2 स्टोर किया है, बी में 3 स्टोर किया है और फिर फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर रिसीव भी करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो सपोज हमने जी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया क्या, जो भी फंक्शन रिटर्न करके देगा। फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, इन दो नंबरों का सम रिटर्न करके हमें दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है। अब मेमोरी में बात करते हैं, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले एक हम ऐसे मेमोरी बना रहे हैं। ठीक है, सपोज ये हमारी मेमोरी है। जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले हमारे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। हमारा मेन फंक्शन कौन सा है, जहां से हमारी मेन लाइन स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमारी ए से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से हमारा मेन कोड स्टार्ट हो रहा है। ये तो दूसरा फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारा ये है। तो मेन फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो उसमें वेरिएबल क्रिएट होंगे, कौन कौन से, ए क्रिएट होगा और बी क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, मेमोरी में एक बनाएंगे मेन फंक्शन, एक बनाएंगे क्या, मेन फंक्शन। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं मेन फंक्शन। तो जितने भी वेरिएबल यहाँ क्रिएट होंगे, सॉरी मेन के अंदर क्रिएट होंगे, उनको हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक, तो उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया है। तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के अपने खुद के वेरिएबल बनेंगे। ठीक है, तो मेमोरी में अलग से इस फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो इस फन नाम के फंक्शन के लिए भी हम एक ब्लॉक बना देते हैं मेमोरी में। ठीक, इसका नाम हम क्या दे देंगे, जो भी फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम फन है तो यहाँ हम फन दे देते हैं। ठीक, फन हमने दे दिया। अब वेरिएबल क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ a इक्वल्स टू 2। तो जब a इक्वल्स टू 2 लिखा, उस केस में क्या होगा, मेन के अंदर एक सॉरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक, उसको एक रेफरेंस पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा। अच्छा, इसमें वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, वैल्यू क्या होगी, 2। और फिर इसको रेफरेंस पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा जिसका नाम क्या होगा, a। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्रिएट होगा। दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा, दूसरा वेरिएबल है बी। बी में क्या वैल्यू है, 3। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में 3 पड़ा होगा और इसको रेफरेंस पॉइंटर कौन सा पॉइंट आउट करेगा, बी। ठीक, इस तरीके। अब उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हम जंप करेंगे कहाँ से कहाँ तक, हम जंप करेंगे यहाँ से यहाँ, इस वाले कोड में हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक, तो हम क्या हम कहाँ पहुंच गए,
यहाँ से मेन से कहाँ चले आए, फन में, फन में चले आए। अब हो क्या रहा है, फंक्शन जब कॉलिंग कर रहे हैं तो ए में जो वैल्यू पड़ी है और बी में जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ सेंड करी जा रही है, एक्स और वाई में सेंड करी जा रही है, एक्स और वाई में सेंड करी जा रही है। और इस लाइन का मतलब, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पर जब फंक्शन कॉल होगा इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू ए, मतलब जो भी यहाँ से पास किया जा रहा है, और y इक्वल्स टू बी। इस लाइन का मतलब ये। तो अगर हम ये चीज लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर हमारे कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक्स और वाई क्रिएट होंगे। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एक्स और वाई क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें वैल्यू क्या स्टोर कर देंगे, जो ए में वैल्यू पड़ी है वही, जो बी में वैल्यू पड़ी है वो। ठीक। अब इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट करा दे रहे हैं किससे, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। तो इसमें टू डालना है, टू, यहाँ टू और यहाँ थ्री। ये क्या हो जाएगा, एक्स, ये हो जाएगा वाई। अब इसके बाद क्या हुआ है, एक और वेरिएबल बनाया है, कौन सा, z, जिसमें क्या जा रहा है, इसमें स्टोर क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई स्टोर हो रहा है। तो मेमोरी में एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम, जिसका नाम क्या होगा, z, और इसमें वैल्यू क्या होगी, 5, दोनों का सम। और इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग z। ठीक, ये हो गया z। अब इसके बाद कीवर्ड क्या है हमारा, रिटर्न कीवर्ड है, और जो कि रिटर्न क्या कर रहा है, z की वैल्यू। तो यहाँ से z की वैल्यू कहाँ पर जाएगी, मेन में जाएगी। यहाँ से z की वैल्यू कहाँ जाएगी, मेन में जाएगी, और एक वेरिएबल क्रिएट होगा, कौन सा, g। और यहाँ पर हम क्या बना देंगे, वेरिएबल g, जिसमें स्टोर क्या होगा, और इसका नाम क्या है, जी। तो इस तरीके से मेमोरी में एग्जीक्यूशन होगा। अब जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत मेमोरी में ये जो वेरिएबल थे, ये वेरिएबल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। जब एग्जीक्यूशन इसका हो गया उसके बाद, ये स्टोर करने के बाद, वैल्यू रिटर्न करने के बाद, जी में वैल्यू रिटर्न करने के बाद, ये सारी मेमोरी खाली हो जाती है, फ्री हो जाती है। इसके अंदर के सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है। अब एक कोड और हम लिख रहे हैं, और उससे कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ और चीजें मुझे समझानी है। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया कि मेमोरी एलोकेशन कैसे हो रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हमने लिखा a इक्वल्स टू 3, अन नाम का फंक्शन पास करेंगे।
हमने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, ठीक है। फंक्शन में हम कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि b इक्वल्स टू a, लेकिन ये a वेरिएबल को ना हमने यहाँ पर रिसीव किया हुआ है, ना कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। वो डायरेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, मेन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, मेन में लिखा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, b में a को स्टोर कर रहे हैं। तो जब इस फंक्शन में a बना ही नहीं तो यहाँ पर स्टोर कैसे हुआ, अभी इस चीज को समझेंगे, ठीक। और फिर b को प्रिंट करा रहे हैं। मेन में हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ए की वैल्यू और प्रिंट कर रहे हैं बी की वैल्यू, ठीक। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम प्रिंट ए भी लिख देते हैं। इसमें से कोड को रन कराते हैं, या फिर इससे पहले एक चीज और ही कर लेते हैं, डेफ फन। ये वाला कोड पहले समझते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमारा मेन फंक्शन है जिसमें 2 लाइन है, एक हमारा फन नाम का फंक्शन है जिसमें भी 2 लाइन है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मेन में एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ए, फिर फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फन फंक्शन कहाँ गया, यहाँ गया, और उसने क्या किया, प्रिंट किया ए की वैल्यू। अब फन में हमने कोई ए नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है, स्टिल उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ए को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब फन नाम के फंक्शन में ए नहीं मिलेगा तो फन नाम का फंक्शन क्या करेगा, मेन में खोजेगा क्या ए नाम का कोई वेरिएबल है। अगर ए नाम का कोई भी वेरिएबल मेन में है तो उस केस में ये फन फंक्शन क्या करेगा, इसको एक्सेस कर लेगा। अगर ए यहाँ पर होता तब तो नहीं एक्सेस करता। फिर से इस चीज को समझते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने प्रिंट किया है ए की वैल्यू, लेकिन ये ए नाम का वेरिएबल फन फंक्शन में नहीं है, किसमें है, इसमें है, मेन फंक्शन में। तो जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उस हिसाब से अगर हम मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा, जिसमें क्या पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा, 3, ठीक। और इसका नाम क्या होगा, ए नाम होगा, ठीक। ये इसका नाम क्या हो गया, ए हो गया। इसके बाद एक फंक्शन कॉल किया जा रहा है फन नाम का। तो जैसे फंक्शन कॉल हुआ हम मेमोरी में इसके लिए भी जगह बनाएंगे, फन नाम के फंक्शन के लिए भी जगह बनाएंगे, ठीक। और इसके अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। अब जब फन फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसमें सिर्फ एक चीज हो रही है, क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया जा रहा है। तो जब ये फन फंक्शन अपने अंदर खोजेगा कि हमें ए को प्रिंट करना, लेकिन ए हमारे पास है कहाँ, जब उसे ए नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो जाएगा किसमें, मेन में जाएगा, और मेन में देखेगा क्या ए है हमारे पास, मेन के अंदर है। मतलब जहां से फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन को फन से कॉल किया गया तो जाएगा कहाँ पर, सॉरी, फंक्शन को मेन से कॉल किया गया तो मेन के अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या ए नाम का कोई वेरिएबल है। अगर ए नाम का कोई वेरिएबल मिलता है तो वो उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, वो ए की वैल्यू एक्सेस कहाँ से कर रहा है, मेन से एक्सेस कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर जब ए की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पर इसको हम रन करा रहे हैं तो देखो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 3 हो रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर सपोज ए इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, a = 2 कर देते हैं, तो उस केस में देखो क्या होता है, यहाँ पर प्रिंट होगा क्या, 2। और यहाँ अगर हम a की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 3 होगा। देखते हैं, इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ए में 3 गया, फंक्शन कॉल हुआ, हम यहाँ पर पहुंच गए, ए में 2 गया, प्रिंट किया क्या, ए की वैल्यू, ए में क्या पड़ा है, 2। पहले फंक्शन अपने अंदर सर्च करेगा कि हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है। अगर उसे मिल गया तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू कौन सी, 2 वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर फंक्शन कॉलिंग खत्म, ये इसके सारे वेरिएबल खत्म, वापस कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है, प्रिंट ए।
अब क्योंकि प्रिंट ए यहाँ मेन में लिखा हुआ है तो वो मेन के अंदर खोजेगा कि मेन के अंदर वाला ए में क्या वैल्यू है। मेन के अंदर वाले ए में क्या वैल्यू है, 3 पड़ी हुई है, तो वो इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो इसीलिए पहले 2 प्रिंट हुआ है और यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ। ठीक, आई होप चीजें समझ में आई होगी सबको। किसी कोई कंफ्यूजन है? अभी तक कोई कंफ्यूजन? सब कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया? हेलो। इस किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे। सर नहीं कुछ समझ में आ सर रहा। बिल्कुल समझ में नहीं आया सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, हम फिर से समझते हैं इस चीज को। हम्म, अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गया है मार्केट में। ठीक है, पेरेंट्स के साथ मार्केट में गया है, उसको चॉकलेट खरीदनी है, उसको चॉकलेट खरीदनी है। तो बच्चा सबसे पहले अपनी जेब में देखेगा क्या हमारे पास पैसे हैं चॉकलेट खरीदने के लिए। अगर उसके पास पैसे हैं चॉकलेट खरीदने के लिए तो वो अपनी जेब से पैसा निकाल के चॉकलेट खरीद के खा लेगा। लेकिन अगर उस बच्चे के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, किससे मांगेगा? अपने पापा से मांगेगा, अपने पेरेंट्स से मांगेगा, और फिर उनसे पैसा लेके तब जाके खरीद के खाएगा। ठीक, तो जो उस बच्चे के पास पैसा था वो उस बच्चे का खुद का पैसा था, यानी कि लोकल पैसा था उसका। लेकिन जो पापा के पास पैसा था वो वो उस मतलब उसको ग्लोबल पैसा बोल सकते हैं, क्योंकि उस पैसे को, जो पापा के पास पैसा था, उस पैसे को हर एक बच्चा, मतलब उस गार्जियन के जितने बच्चे होंगे, जैसे 2-3 बच्चे साथ में गए, अब किसी के पास पैसा नहीं तो सब सारे बच्चे किससे मांगेंगे? अपने पापा से पैसे मांगेंगे। और किसी के पास अगर पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा होगा वो खुद खरीद के खा लेगा। लेकिन जिसके पास नहीं होगा, अगर 3-4 बच्चे हैं, तो वो किससे मांगेंगे? अपने पेरेंट्स से मांगेंगे। ठीक, तो जो पापा के पास पैसे हैं वो है ग्लोबल पैसे। जो हर एक बच्चे के पास इंडिविजुअल पैसे हैं वो कौन कौन से हैं? लोकल पैसे। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं, जैसे ए नाम का वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, ये इस फंक्शन में भी एक्सेस हो सकता है। सपोज एक और फंक्शन हमने बनाया, डेफ फन टू नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक, और यहाँ पर प्रिंट किया ए, तो ये यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जैसे इस फंक्शन में हमने ए को डिक्लेयर कर दिया तो ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक, तो अब इस फंक्शन में जहां पर भी ए एक्सेस होगा वो इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी वो एक्सेस होगी। जबकि इस वाले फंक्शन में ए को हमने कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया तो ये कहाँ जाएगा? अपने पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स कौन है? इसका मेन फंक्शन। हर एक फंक्शन का पेरेंट्स कौन है? मेन फंक्शन। तो मेन के अंदर जो ए की वैल्यू होगी वो एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी 2, जबकि यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी क्या? 3 होगी। ठीक, क्योंकि ए क्या है? ग्लोबल है। यहाँ पर जो मेन के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लोबल होते हैं। वो हर एक फंक्शन के अंदर एक्सेस होंगे। अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तब तो वो लोकल एक्सेस कर लेगा, अगर नहीं किया गया है तो ग्लोबल एक्सेस करेगा। अब इसका डायग्राम एक बार बनाते हैं फिर समझाते हैं। हम समझाना चाह रहे हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, ये हमारी मेन मेमोरी है, ये हमारा मेन है। फिर उसके बाद हमारे दो फंक्शन और हैं। एक फंक्शन सपोज ये है fun1 और ये fun2। ठीक, और इस कोड को हम सिर्फ इतने कोड को कॉपी कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? ये दोनों फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इनको कॉल किया जाएगा। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक इनकी कॉलिंग नहीं होगी। तो पहले कॉल कौन सा होता है? मेन फंक्शन। तो पहले मेन में जाएंगे, मेन में हम एग्जीक्यूट कराएंगे पहली लाइन ए इक्वल्स टू 3। तो मेमोरी में ए इक्वल्स टू 3 बन गया। ठीक, अब उसके बाद
हमने फन फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे ही फन फंक्शन कॉल करेंगे तो एक मेमोरी बन जाएगी, और इसका नाम सपोज हमने रख दिया फन। ये एक फन के अंदर जितने वेरिएबल क्रिएट होंगे वो इस वाले ब्लॉक में आएंगे, ठीक। अब इसमें फन के अंदर हमने लिखा हुआ ए इक्वल्स टू टू। ए इक्वल्स टू टू जब लिखा हुआ है तो एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें स्टोर क्या किया जाएगा, टू, और इसका नाम क्या होगा, ए, ठीक। अब ये वाला ए जो है इस फंक्शन के अंदर लोकल है। ये वाला ए इसमें एक्सेस नहीं होगा, जैसे ये एक फंक्शन ये fun2 है ना, वो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा, इस वाले फंक्शन में एक्सेस नहीं होगा, या यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा, इनमें एक्सेस नहीं हो सकता दूसरे फंक्शन में। इस वाले फंक्शन के जितने वेरिएबल होंगे वो कहीं पर भी एक्सेस नहीं होंगे। इसी तरीके से इसके अंदर जो वेरिएबल होंगे इस वाले फंक्शन के, वो कहीं पर भी एक्सेस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ मेन ऐसा फंक्शन होता है जिसके वेरिएबल किसी भी फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं पाइथन में। हम पाइथन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पाइथन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के वेरिएबल हर एक फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा इक्वल्स टू टू और प्रिंट किया ए, तो ये क्या करेगा, पहले अपने अंदर देखेगा हमारे अंदर क्या ए वेरिएबल है, तो उसे ए नाम का वेरिएबल मिला और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा, टू, सपोज प्रिंट हो गया टू। अगेन वापस आए, फंक्शन कॉल करके वापस आए यहाँ पर, अब नीचे लिखा हुआ प्रिंट ए। तो प्रिंट ए ये कहाँ लिखा हुआ है, मेन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, मेन में। तो मेन अपने अंदर खोजेगा कि हमारे अंदर ये मेन है ना, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मेन। मेन अपने अंदर खोजेगा कि ए कहाँ पर है, मतलब ए है कि नहीं हमारे पास। तो ए उसे मिल गया और वो प्रिंट क्या करेगा, ए की वैल्यू। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होने वाला है, थ्री प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया थ्री। फिर उसके बाद सपोज इसके नीचे हमने लिखा हुआ है fun2 को कॉल किया हमने, ठीक। तो जब fun2 कॉल होगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। अब इसके बाद लिखा हुआ प्रिंट ए। अब यहाँ जो fun2 है हमारा, fun2, तो fun2 में यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ए नाम का वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या है, एक एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर, वैसे गलत होगा ये बोलना, चाइल्ड प्रोसेस जो अभी हमने एग्जांपल लिया था चाइल्ड और पेरेंट वाला, इसको अगर चाइल्ड बोलेंगे और ये अगर पेरेंट है, मेन क्या है, पेरेंट है। तो फन क्या करेगा, पहले अपने अंदर देखेगा कि हमारे अंदर ए है कि नहीं है। जब उसे अपने अंदर ए नहीं मिला तो कहाँ पर जाएगा, अपने पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स से पूछेगा कि आपके पास ए है, अगर ए है, अगर है तो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, थ्री, ठीक। तो इसका आउटपुट ये आएगा। तो जो मेन के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं उनको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। वो हर एक फंक्शन में एक्सेस होते हैं। लेकिन जो दूसरे फंक्शन होते हैं, जो दूसरे फंक्शन होते हैं उनके अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। वो किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं होते हैं, या लोकल लोकल वेरिएबल होते हैं। ये किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं होंगे। जैसे अगर सपोज यहाँ पर हमने लिखा बी इक्वल्स टू थ्री, तो हम इस फंक्शन के अंदर अगर प्रिंट बी लिखते हैं तो यहाँ पर ये वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये इस फंक्शन का लोकल पैसा है। ये इस फंक्शन का लोकल पैसा या बोल सकते वेरिएबल है। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को पैसा नहीं देता है चॉकलेट खाने के लिए, सब अपने अपने चक्कर में रहते हैं, कोई दूसरे को नहीं देता, लेकिन पेरेंट्स सबको पैसा दे देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस फंक्शन के वेरिएबल इसके पास रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के वेरिएबल इसके पास रहेंगे। जो मेन के वेरिएबल है वो हर एक के पास एक्सेस हो जाएंगे, यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएंगे, यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने b इक्वल्स टू थ्री लिखा तो यहाँ पर हम b को प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि ये इसका इसका वेरिएबल है, फन का वेरिएबल है, ठीक, ये इसका लोकल है। तो हर एक फंक्शन के जितने वेरिएबल होते हैं वो उनका लोकल वेरिएबल होता है। वो उनका लोकल वेरिएबल होता है, जबकि मेन के अंदर जो वो होते हैं वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होते हैं। ये हम पाइथन की बात कर रहे हैं। जैसे सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट मेन के अंदर वाले वेरिएबल ग्लोबल नहीं होते हैं बाय डिफॉल्ट। हम सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट मेन के अंदर सारे वेरिएबल क्या होंगे, ग्लोबल होंगे, ठीक। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन अभी समझ में आया कि नहीं, आ गया ना समझ में, आगे बढ़े फिर। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं अभी। नहीं है, सुशील समझ में आया।
यस सर। देखो, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोल सकते हो कि नहीं समझ में आया, तो फिर समझाएंगे। ठीक। अगर आ गया तो कोई बात नहीं है। बस इस जो एग्जांपल हमने दिया बस उससे समझो कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों के जो पास पैसे होंगे वो लोकल होंगे, और वो किसी दूसरे बच्चे को एक्सेस नहीं होंगे। जबकि जो पेरेंट्स के पास पैसे होंगे वो हर एक बच्चे को एक्सेस हो जाएंगे। तो जो पेरेंट्स है वो मेन है, जो बच्चे हैं वो इंडिविजुअल फंक्शन है। ठीक, बस इतना याद रखना, फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू की। कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू क्या होता है। पहले इसको देखते हैं हम लोग। पाइथन में कोई इंटरव्यू में पूछता है कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉल बाई रेफरेंस होता है, कॉल बाई वैल्यू होता है। तो आप लोग क्या बताओगे? कॉल बाई रेफरेंस होता है। अब होता क्या है वो चीज देखते हैं हम लोग। अब ये चीज क्या होता है वो देखते हैं। ये नोट्स में लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक सी में कोड लिखने जा रहे हैं। सी में, ठीक है। सी तो आती होगी सबको। वैसे ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो पाइथन का नहीं है। बस बस ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए अगर कोडिंग में जाना है तो। हम्म। इसके लिए हम मेमोरी क्रिएट करेंगे। ये जो हमने छोटा सा कोड लिखा हुआ है इसमें हमने क्या किया है, एक फन नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें दो वेरिएबल रिसीव किए हैं, दोनों में एक एक इंक्रीमेंट करके और फिर दोनों का सम रिटर्न किया हुआ है। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और तीसरा वेरिएबल है जेड। जेड में क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी वो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। और फंक्शन में हम पास क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। इसके लिए पहले हम मेमोरी क्रिएट करेंगे, देखेंगे मेमोरी में कैसे एलोकेशन होता है चीजों का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेन है। मेन के लिए हम पहले मेमोरी बना लेते हैं और फिर इसके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स और वाई, जिसमें 3 और 5 पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, पहले एक वेरिएबल क्रिएट होगा एक्स, दूसरा वेरिएबल क्रिएट होगा वाई, और इसमें क्या पड़ा होगा 3, इसका नाम होगा एक्स, इसमें पड़ा होगा 5,
इसमें क्या होगा, वाई। ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन कॉलिंग आई एन टी जेड इक्वल्स टू फन एक्स वाई। हम फंक्शन कॉल करके एक्स और वाई की वैल्यू पास कर रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसके लिए एक अलग से मेमोरी में ब्लॉक बनाएंगे हम लोग, किसके लिए, फन नाम के फंक्शन के लिए। ठीक। तो ये क्या हो गया, फन, ये क्या हो गया, मेन। ठीक। अब जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो दो चीजें हम सेंड भी कर रहे हैं, एक्स और वाई। और यहाँ पर एक दो नए वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, एक्स और वाई, जिनका इस वाले एक्स और वाई से कोई रिलेशन नहीं है। सी प्लस प्लस की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अलग से एक्स और वाई क्रिएट होंगे। तो हम यहाँ पर एक्स और वाई क्रिएट कर ले रहे हैं, जिनमें वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, जो एक्स में, मेन के एक्स में पड़ा था और जो मेन के वाई में पड़ा था, वही वैल्यू फन के एक्स में चला जाएगा और फन के वाई में चला जाएगा। ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री। ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स, और इसका नाम क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है। अब अगर सपोज यहाँ पर हमने ये जो कोड लिखा है, इसमें हमने दो लाइनें और ऐड कर दी। सपोज यहाँ पर लिखा हमने सर फन में कैसे आ गया 2 और प्रिंट टैब, इसमें यहाँ 3 से और वैल्यू 5 पास आना की है ना। तो 3 और 5 आएगा ना सर। अच्छा सॉरी, 3 और 5 आएगा, हाँ। हाँ, 3 और 5 होगा ये। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रिंट परसेंट डी, और इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, एक्स की वैल्यू, और फिर यहाँ पर प्रिंट परसेंट डी, और वाई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक। और यही दो लाइनें हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेन में भी। ठीक। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखेंगे दोनों में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें प्रिंट हो रही है। ठीक। हमने यहाँ पर वैल्यू भेजी, सेंड करी, अच्छा, या, अब ठीक है। हाँ, तो पहले हमने क्या किया, वैल्यू यहाँ से सेंड की, तो यहाँ पर रिसीव हो गई, एक्स में 3 और वाई में 3। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, मतलब एक्स में एक इंक्रीमेंट करके वापस से एक्स में ही स्टोर कर दो। तो यहाँ पर हम एक्स में ही एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पर वापस से एक्स में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ क्या चला आएगा, 4, और यहाँ क्या चला आएगा, वाई में भी एक इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, ये वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक। 6 आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, और फिर सॉरी, हाँ, 4 और 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो एक्स प्लस वाई में क्या जाएगा, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, 6 + 4 10। तो यहाँ रिटर्न होगा क्या, 10। तो यहाँ पर क्या रिसीव हो जाएगा, जेड में 10 रिसीव हो जाएगा। ठीक। अगर यहाँ हम मेन में अगर प्रिंट कराते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट, सॉरी, जेड की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो 10 प्रिंट होगा। खैर अभी कराया नहीं, उसको उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब ये फंक्शन कॉल होके खत्म होगा, जब ये फंक्शन कॉल होके खत्म होगा, एक्स की वैल्यू 4 प्रिंट करके और वाई की वैल्यू 6 प्रिंट करके और एक्स प्लस वाई की वैल्यू रिटर्न करके, जब ये खत्म होगा तो मेमोरी से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ। ठीक, ये डिलीट हो गया। अब कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, मेन में। अब मेन में नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, परसेंट डी, प्रिंट परसेंट डी एक्स। एक्स में अभी इस समय यहाँ पर क्या वैल्यू है, 3।
तो यहाँ पर क्या प्रिंट करने वाला है, x की वैल्यू 3। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होने वाला है, 3। और फिर प्रिंट लिखा हुआ है क्या, y की वैल्यू। तो ये क्या प्रिंट होने वाला है, y की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ प्रिंट हो गया क्या, 5। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, इस तरीके से जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब क्या, जब हम x की डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू सेंड करते हैं किसी फंक्शन में, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू सेंड की, यहाँ पर y की वैल्यू सेंड की, तो इसको बोला जाता है क्या, कॉल बाय वैल्यू। ये फंक्शन की जो कॉलिंग कर रहे हैं, तो ये कॉल बाय वैल्यू कहलाता है, क्योंकि हम जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू सेंड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू बोला जाता है। ठीक। एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को समझते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, ये तो था कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ये देखते हैं। सपोज यहाँ पर 10 वेरिएबल थे, यहाँ पर 10 वेरिएबल थे और 10 को पास करना था हमें, तो यहाँ पर 10 पास किए जाएंगे। ठीक है, 10 वेरिएबल पास किए जाएंगे, तो यहाँ 10 वेरिएबल रिसीव भी होंगे। तो मेमोरी में क्या होगा कि 10 वेरिएबल यहाँ पर भी क्रिएट होंगे, 10 वेरिएबल यहाँ पर भी क्रिएट होंगे। तो मेमोरी बहुत ज्यादा एक्सेस होती है। मेमोरी क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस होती है, जिससे मेमोरी भरने का एक खतरा होता है। ठीक। तो ऐसा ना करके हम इसी में ये जो यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं, उन्हीं से अगर अपना काम चला लें, उन्हीं से अगर हम अपना काम चला लें, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट करके, वेरिएबल क्रिएट करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट करके अगर अपना अपना काम चला लें, तो हमें ये जो 10 वेरिएबल जो हम यहाँ से सेंड करेंगे, वो यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सारा कैलकुलेशन करके हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक। तो ये चीज कैसे होती है, ये होती है कॉल बाय रेफरेंस से। जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेंड करते हैं। मतलब ये क्या है, एक्स है, तो इसका रेफरेंस सेंड करेंगे, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो यहाँ पर होंगे, ना कि यहाँ पर। अब ये चीज करी कैसे जाती है, सी, अगर सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स ना लिख के लिखेंगे क्या, एक्स और वाई ना लिख के क्या लिखेंगे, m% x और m%y। ठीक। m%x से x का एड्रेस जाएगा, मतलब इस ब्लॉक का एड्रेस जाएगा, और m%y जब लिखा तो y का एड्रेस यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ पर तो जब m%x लिखा तो यहाँ से हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं, और m%y लिखा है तो y का एड्रेस हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं, तो रिसीव भी हम एड्रेस में ही करेंगे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में नहीं रिसीव करके किस में करेंगे, एड्रेस में करेंगे। तो एड्रेस रिसीव करने का क्या तरीका होता है सी में, यहाँ पर लिख देते हैं स्टार। जब भी हम एड्रेस रिसीव करते हैं, तो हर एक वेरिएबल के आगे क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर y के पहले भी हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। ठीक। तो अब ये क्या करेगा, x का एड्रेस रिसीव करेगा, y का एड्रेस रिसीव करेगा। अब मेमोरी में देखो कैसे कैसे क्या होगा, मेमोरी में कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले मेन में हमारे x और y क्रिएट हो गए, उसके बाद फंक्शन कॉल हो रही है, तो x का एड्रेस पास होगा, y का एड्रेस पास होगा। तो जब एड्रेस पास होता है, तो हम यहाँ पर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर अब की बार ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा, जो कि x को पॉइंट आउट करेगा, और उसका नाम होगा x। उसका नाम होगा x, क्योंकि यहाँ पर INT*x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नाम होगा x इसका। और इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा, जो कि इसे पॉइंट आउट करेगा, और इसका नाम क्या होगा, y होगा। ठीक। अब इसके बाद हम जब एग्जीक्यूशन करेंगे, तो हम हर जगह कैसे एक्सेस करेंगे चीजों को, स्टार लगा के, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या करेंगे, स्टार लगा के एक्सेस करेंगे सारे वेरिएबल को। तो यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी स्टार लगा दे रहे हैं, 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 यहाँ भी स्टार, यहाँ पर स्टार, और यहाँ पर स्टार। ठीक। तो हर एक उसमें हमने स्टार लगा दिया, तब क्या होगा, अब डायरेक्ट एक्स की वैल्यू से हम चीजों को, सॉरी,
अब हम जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब हमने लिखा स्टार एक्स, तो मतलब क्या होगा, एक्स जिसे पॉइंट आउट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख के चली आएगी। ठीक है, वो इसके अंदर वो इसकी जगह लिख के चली आएगी। तो स्टार एक्स अगर हमने लिखा, तो स्टार एक्स की वैल्यू क्या है, 3। स्टार एक्स की वैल्यू क्या है, 3। और स्टार वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 5। तो स्टार एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 + 1 4। और वापस से एक्स, स्टार एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसी पोजीशन पे वापस से हम क्या स्टोर कर दे रहे हैं, 4 स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 लिखा है स्टार वाई +1, मतलब वाई, वाई ये है, स्टार वाई ये है। ठीक, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टार वाई में स्टार वाई +1, स्टार वाई की वैल्यू क्या है, 5। 5 + 1 क्या हुआ, 6। और फिर वापस से इसी में हम 6 स्टोर कर दे रहे हैं, 6 स्टोर कर देंगे। ठीक, हमने 6 स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, %d*x। तो %d*x, तो एक्स ये है, स्टार एक्स ये है, तो यहाँ पर अब क्या प्रिंट होने वाला है, 4 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अब की बार क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। ठीक, फिर उसके बाद स्टार वाई प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। ठीक, अब यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, स्टार एक्स प्लस स्टार वाई। स्टार एक्स क्या है, 4, स्टार वाई क्या है, 6। ठीक, तो यहाँ से रिटर्न क्या होने वाला है, 4 और 6 का सम। तो यहाँ पर जेड में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 और 6, 4 + 6 क्या होगा, 10। इंटीजर 10, इंटीजर जेड में क्या चला जाएगा, 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा हुआ है, अच्छा, नेक्स्ट लाइन नहीं, पहले ये वाला फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हुआ, हम मेमोरी से ये सारी चीजें डिलीट कर देंगे। तो फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, हम ये सारी चीजें क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक, अब वापस से हम इस मेन फंक्शन में आ गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ %d। तो एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ प्रिंट क्या होने वाला है, प्रिंट होगा हमारा 4। और फिर प्रिंट वाई, वाई में क्या पड़ा हुआ है, 6। ठीक, तो पिछली बार जो हमने जब कोड लिखा हुआ था, जब हम कॉल बाई वैल्यू कर रहे थे, तो देखो 4635 प्रिंट हुआ था। और जब कॉल बाई रेफरेंस कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हुआ है, 4646। क्योंकि सारे चेंजेस अब इसी मेमोरी लोकेशन पे हो जा रहे हैं, इसी मेमोरी लोकेशन पे हो जा रहे हैं। हम अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को कॉल करके। इसी इसी मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस देके हम सारे चेंजेस यहीं पर कर दे रहे हैं, डायरेक्टली सारे चेंजेस हमारे यहीं हो जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस बोलते हैं, मतलब हम एड्रेस का रेफरेंस पास करते हैं। यहाँ पर हम एड्रेस का रेफरेंस फंक्शन में पास कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस। इतना चीज समझ में आया। हेलो। सर तो फिर हम वो जो हमारा पहला वैल्यू जो है वो तो खत्म हो जाएगा ना, 3 और कौन सा 5। वैल्यू, जो ये पहले जो वाला, था एक्स का वैल्यू 3 और 3 और 5 का 5, वो खत्म, हाँ हाँ। ये वाला, हाँ ये वाला हमारा वैल्यू इस समय खत्म हो गया, इस समय कॉल बाय रेफरेंस में खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू से मतलब होता है, और किसी चीज से मतलब वैल्यू अपडेशन से मतलब होता है। इसकी वैल्यू परसिस्ट करेगी कि नहीं करेगी इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन इस कोडों में हमें ये वाला कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ेगा, उन कोडों में कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। और पाइथन में एक चीज, यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम बार बार कह रहे हैं, पाइथन में बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। ये याद रखना, कॉल बाय रेफरेंस होता है, कभी भी कॉल बाय वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो जो कोड, अच्छा ये अगर किसी को नहीं समझ में आए तो बताओ, नहीं तो अभी इसको हम मिटाने जा रहे हैं और इस वाले कोड को फिर से समझाएंगे। अभी जो हमने ये कोड लिखा था, अब इसको हम कॉल बाय रेफरेंस से समझाएंगे। अभी तक हमने जो समझाया था उसको कॉल बाय वैल्यू से इस कोड को समझाया था, बस सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन वैसा होता नहीं है, होता कैसे, कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो इसको हम फिर से कॉल बाय रेफरेंस से समझाएंगे। कॉल बाय वैल्यू से नहीं होता है कोड, पाइथन में कॉल बाय वैल्यू से नहीं रन होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता, कॉल बाय रेफरेंस से ही होता है। ठीक, तो अब जिसे नहीं समझ में आया तो इसको अगर फिर से समझाना है तो बताओ अभी, अदरवाइज हम वापस से पाइथन में जाएं।
सी में याद रखना दो होता है, दोनों होता है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस दोनों होता है, जबकि पाइथन में किससे होता है, कॉल बाय रेफरेंस से ही होता है। ठीक है, तो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हम इसको समझाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने चार चीजें देखी। क्या, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हम फिर से बता रहे हैं, हर एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल होते हैं, जबकि मेन फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल मतलब हर जगह एक्सेस हो जाए, लोकल वेरिएबल का मतलब जो एक लिमिटेड प्लेस के अंदर एक्सेस हो। जैसे लोकल ट्रेनें नहीं होती हैं, एक शहर के अंदर ही चलती हैं, ये एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाती हैं, क्योंकि वो लोकल है। वो लोकल मतलब उसी के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। जबकि ग्लोबल ट्रेनें होती हैं वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया चलती हैं, और किसी भी शहर जा सकती हैं। ठीक है, तो इससे समझ लेना अगर नहीं समझ में आया तो। इसी तरीके से लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर लिमिटेड होंगे, जबकि ग्लोबल वेरिएबल जितने भी होंगे हर फंक्शन के अंदर एक्सेस होंगे। ठीक है, अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है अभी। दूसरी चीज क्या है, कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में जब भी हम पैरामीटर पास करते हैं तो उसकी वैल्यू पास करते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करेंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई पूछता है ऐसे ही समझाना है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ऐसे ही समझाना है। कॉल बाय वैल्यू में डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं हम लोग फंक्शन में, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यू ना पास करके वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। आगे बढ़े। यस सर। तो यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं पास किया है, एक वेरिएबल पास करके हम उसका कोड लिखते हैं। ठीक, दैट इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर देखो हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर M% लिखने की जरूरत नहीं होती, ये याद रखना। पाइथन में M% लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली कॉल बाय रेफरेंस ही होता ही है। वो उसमें कॉल बाय वैल्यू होता ही नहीं है, कॉल बाय रेफरेंस ही होता है। M% लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख दो, कॉल बाय रेफरेंस ही होगा। तो अगर इस फंक्शन को हम मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करते हैं तो देखो कैसे होगा। और ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो इस चीज को तो याद ही कर लेना एकदम से। सिंपल सा है, लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस होंगे, ग्लोबल वेरिएबल हर एक फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करेंगे, बस एक लाइन का आंसर है। कॉल बाय वैल्यू में एड्रेस, सॉरी वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करते हैं। तो ये हमारा कोड है, कोड के अंदर हमारा सबसे पहले मेन आ गया, मेन के बाद हमारा एक फन आ गया। ठीक, तो a इक्वल्स टू 2, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसके अंदर, मेन के अंदर। तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, a। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पर a पास किया है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, रेफरेंस पास होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा, जिसका नाम क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, ए होगा। और यहाँ पर अलग से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, पाइथन में अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका रेफरेंस हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस लाइन का मतलब ही क्या है, ए इक्वल्स टू ए। इस लाइन का मतलब है ए इक्वल्स टू ए, मतलब यहाँ से जब ए पास किया तो ए में ए गया। तो क्योंकि सेम वैल्यू हमने बताया था पाइथन में, जब सेम वैल्यू
होती है तो उसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, सेम मेमोरी से काम चला लेते हैं, सेम मेमोरी से काम चला लेते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो इसी को पॉइंट आउट करेगा। बस ये रेफरेंस पॉइंटर इस फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है। अब सपोज इसके अंदर अगर हमने एक लाइन और लिखी होती, सपोज इसके अंदर हमने लिखा होता बी बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, तो अब इस केस में ये वेरिएबल यहां पर बनेगा। अब इस केस में वेरिएबल यहां पर बनेगा। अब की बार रेफरेंस पॉइंटर नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि पॉइंट आउट किसे करेगा ये बी। अगर मान लो रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट करते बी, तो किसे पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि मेन में तो बी है नहीं, तो हमें अब की बार बी कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसमें क्या चला जाएगा, ए प्लस वन। ए में क्या पड़ा हुआ है, टू, तो टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री। ठीक। तो इस तरीके से मेमोरी क्रिएट होगी। तो यहाँ प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा, टू, और इसके बाद प्रिंट करेंगे बी की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा, थ्री। ठीक। अब सपोज कोड हमारा कुछ इस तरीके से होता, सपोज मान लेते हैं कोड हमारा कुछ इस तरीके से होता, डेफ आज हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास चले, है ना। ए इक्वल्स टू थ्री, और ए इक्वल्स टू टू, वन, बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, ए बी। अगर सपोज हमारा कोड ये है तो कैसे होगा देखना। सबसे पहले मेन में जाएंगे, मेन में एक ही वेरिएबल है, क्रिएट कर दिया, उसको पॉइंट आउट करा दिया। तो उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, फन ए, तो ये पास कहाँ हो रहा है, यहाँ पर पास हो रहा है। ठीक। तो ए इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर दिया इसने। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है ए इक्वल्स टू थ्री, ए इक्वल्स टू थ्री। अब गड़बड़ यहाँ पर हो गई, अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्योंकि इस वाले ए में टू पड़ा हुआ है और इस वाले ए में थ्री पड़ा हुआ है, तो इसके लिए अब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर अभी, ठीक, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और अब ए किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इसे ना पॉइंट आउट करके इसे पॉइंट आउट करने लगेगा इसे, और इसमें क्या वैल्यू चली जाएगी, थ्री। ठीक। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, ए प्लस वन। अब ये ए कौन सा वाला एक्सेस होगा, ये वाला एक्सेस होगा कि ये वाला एक्सेस होगा। सबसे पहले तो हमने बताया पहले अपनी जेब सर्च करेगा, मतलब बच्चा अपनी जेब सर्च करेगा क्या उसके पास ए है। अगर ए उसे मिल गया तो अब इसी की वैल्यू एक्सेस करेगा। हाँ, अगर ए नहीं मिलता तो इसके पास जाता, ए मिल गया तो यहीं रहेगा। तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, मतलब थ्री प्लस वन क्या हो गया, फोर। यहाँ क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। और एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जिसका नाम क्या होगा, बी। ठीक। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे ए और बी की वैल्यू, मतलब थ्री और फोर प्रिंट हो जाएगा। अपने अंदर ही देखेगा, जो भी ए की वैल्यू होगी प्रिंट करेगा, बी की वैल्यू जो होगी प्रिंट करेगा। उसके बाद फंक्शन खत्म। जैसे ही फंक्शन खत्म, ये मेमोरी से डिलीट, मेमोरी से डिलीट। फिर उसके बाद वापस यहाँ आ गए, इसके नीचे तो अब कुछ लिखा नहीं। सपोज यहाँ पर प्रिंट ए लिखा होता, कौन सी वैल्यू प्रिंट होती, ये वाली वैल्यू प्रिंट होती। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल बाई रेफरेंस। तो हाँ, पाइथन में हर जगह क्या होता है, कॉल बाई रेफरेंस होता है। क्या होता है, कॉल बाई रेफरेंस। इसी वजह से जो कल हम लोग लिस्ट वाला एक क्वेश्चन देख रहे थे, ये चेंज मी वाला फंक्शन, देखो इसमें कैसे काम हो रहा था, देखते हैं। इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं पेंट पे, और इसको समझाते हैं।
ठीक। तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन कहाँ है? सारे फंक्शन छोड़ दो, जो पहली लाइन मिलेगी, जो पहली लाइन मिलेगी तो वो यहाँ। अच्छा ये कमेंट है, इस कमेंट को हम हटा दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मेन। मेन वाली कहाँ से शुरुआत हो रही है? यहाँ से। ठीक, तो हम मेमोरी बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारा कोड। कोड के अंदर पहला क्या है? मेन फंक्शन। तो हमने मेन के लिए एक सेक्शन बना दिया, और इसमें क्या है? माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें एक लिस्ट पड़ी हुई है, 1 और 2 उसमें पड़ा हुआ है। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसमें, जिसमें क्या पड़ा होगा? 1, 2, 1, 2, और एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जिसका नाम होगा माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट। फिर उसके बाद चेंज भी नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, तो चेंज भी नाम का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, मेमोरी में उसके लिए एक ब्लॉक बनेगा, और इस ब्लॉक के अंदर क्या चीज हम पास कर रहे हैं, यहाँ चाहे कोई वेरिएबल दूसरा नाम भी लिखा होता तो भी सेम चीज होती। ठीक है, वेरिएबल नेम से कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पर जब हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? माई लिस्ट इक्वल्स टू माई लिस्ट, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट को दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो कि इसी को पॉइंट आउट करेगा। इसका नाम हो जाएगा माई लिस्ट। बस एक रेफरेंस पॉइंटर यहाँ क्रिएट हुआ है, दोनों का नाम माई लिस्ट ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, फिर उसके बाद लिखा माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, मतलब उसमें माई लिस्ट में हम इतनी चीजें ऐड करेंगे। तो माई लिस्ट किसे पॉइंट आउट कर रहा है? पहले लोकल में खोजेगा माई लिस्ट है क्या, माई लिस्ट मिल तो गया, लेकिन पॉइंट आउट किसे कर रहा है? इसे पॉइंट आउट कर रहा है, तो चेंज कहाँ होगा? यही होगा। तो माई लिस्ट में हम 1, 2, 3, 4 और ऐड करेंगे। इसमें ये लिखा हो माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 और ऐड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रिंट माई लिस्ट। जब प्रिंट माई लिस्ट करेंगे, तो पहले लोकल में देखेगा, लोकल में यही माई लिस्ट है, तो ये माई लिस्ट किसे पॉइंट आउट कर रहा है? इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो प्रिंट क्या होने वाला है? यही प्रिंट होने वाला, 1, 2, 3, 4। सॉरी, 1, 2, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद रिटर्न कर गया। रिटर्न कर गया, लेकिन कुछ रिटर्न लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट नन यहाँ से जाएगा। तो क्योंकि यहाँ किसी में रिसीव नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब ये प्रिंट करेगा माई लिस्ट प्रिंट करेगा। अच्छा, जब एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, इस वाले फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो ये मेमोरी गायब, मतलब डिलीट। फिर उसके बाद यही बचा हुआ। अब यहाँ पर जब प्रिंट माई लिस्ट करेंगे, तो मेन में एक ही माई लिस्ट नाम का ये वेरिएबल है, इसके अंदर क्या पड़ा होगा? 1, 2, 3, 4। तो ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पर? ठीक, तो ये वैल्यू प्रिंट होने वाली है। कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। देखो क्या प्रिंट हुआ? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4। ठीक, कोड में थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं, कोड में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अ, जिससे पूछेंगे वही आंसर बताएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दी अलग से। ठीक, कन्हैया बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? कन्हैया। यस सर, देखो। हम्म, बताओ क्या होगा? 1, 2, 3, 4 सर। इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा? 1, 2, 3, 4। जी। और यहाँ क्या प्रिंट होगा?
2। 1 2 सही कहा। देखते हैं, इसको रन कराते हैं। एकदम सही आंसर था। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 होगा क्या। पहले एक माई लिस्ट क्रिएट होगी मेन में, फिर माई लिस्ट यहाँ से पास हो रही है और यहाँ पर रिसीव भी हो रही है, तो ये और ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। अब जैसे ही हमने माई लिस्ट को एम्प्टी किया, क्योंकि इस माई लिस्ट में अलग वैल्यू पड़ी हुई है, अब इस माई लिस्ट में अलग वैल्यू पड़ी है, तो इसके लिए अब अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सेम ऑब्जेक्ट को नहीं पॉइंट आउट करेगा, अब अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब वैल्यू सेम होती है तभी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। अब वैल्यू सेम नहीं है तो उस केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे। तो अब ये जो माई लिस्ट होगा वो इस चेंज मी फंक्शन का लोकल वेरिएबल बन जाएगा, और जो अपडेशन होगा जो ये हम ऐड करेंगे वो इस माई लिस्ट में ऐड होगा, ना कि मेन वाले माई लिस्ट में ऐड होगा। और प्रिंट करेंगे तो ये वाला माई लिस्ट प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। अब जब ये फंक्शन खत्म हुआ तो ये वाला माई लिस्ट डिलीट हो गया। अब इस वाले माई लिस्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसका लोकल था, तो ग्लोबल में तो चेंज होगा नहीं। तो ग्लोबल में प्रिंट क्या होगा, 1 और 2 प्रिंट होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन है तो इसको हम फिर से एक बार मेमोरी क्रिएट करते हैं, समझते हैं इसको। चलो, ये तो इतना तो है ही। मेन में क्या होगा, सबसे पहले 1 और 2 होगा। क्या होगा, 1 और 2। ये बाकी सारी चीजें नहीं होंगी, 1 और 2 बस, और कुछ नहीं। ठीक। तो इसके बाद हमारा चेंजिंग नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो चेंजिंग के लिए अलग से मेमोरी क्रिएट करेंगे। और एक सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा माई लिस्ट नाम का, जो कि पॉइंट आउट कैसे करेगा, इसी इसी को पॉइंट आउट करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, और इसका नाम क्या होगा, माई लिस्ट। फिर उसके बाद लिखा हो माई लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी। तो माई लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें एम्प्टी तो है नहीं। इन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक अब अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये वाला रेफरेंस पॉइंटर यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या चला जाएगा, एम्प्टी लिस्ट। ठीक। फिर उसके बाद क्या किया है, एक्सटेंड किया है इस माई लिस्ट में इस फंक्शन के अंदर, माई लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 डाला है। तो पहले लोकल में सर्च करेगा माई लिस्ट है क्या, तो लोकल में ये पड़ी हुई है, एम्प्टी लिस्ट पड़ी हुई है, तो इसको एक्सटेंड करेगा किससे, 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। ठीक। अब प्रिंट करेगा माई लिस्ट को, माई लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, पहले लोकल में सर्च करेगा माई लिस्ट है क्या। एक माई लिस्ट यहाँ है, एक माई लिस्ट यहाँ है, तो पहले लोकल में सर्च करेगा, लोकल मिल गई तो ग्लोबल में नहीं जाएगा, अगर लोकल में नहीं मिलती तो ग्लोबल में जाता है। ठीक है, तो लोकल में नहीं मिली, सॉरी लोकल में मिल गई उससे, तो लोकल की माई लिस्ट प्रिंट कर देगा, और प्रिंट क्या होगा हमारा, 1 2 3 4। ठीक। रिटर्न किया यहाँ से, कहाँ गए, यहाँ पर, तो जैसे रिटर्न किया ये वाली मेमोरी डिलीट। ठीक। अब इसने आगे क्या प्रिंट किया हुआ, माई लिस्ट प्रिंट किया हुआ है। तो लो सॉरी, अपने मेन अपने अंदर सर्च करेगा माई लिस्ट का है, माई लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, 1 2, तो प्रिंट क्या होगा, 1 2। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से 1 2 प्रिंट किया यहाँ पर 1 2। अब कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। नो सर। सर अब रहने दीजिए। हाँ, अब रहने देंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। वैसे हम तो सोच रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ाने के लिए, लेकिन चलो ठीक है, रहने देते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा टफ हो गया। तो इतना पहले रिवाइज कर लेना, ये वीडियो जरूर देख लेना एक बार, दोबारा से सब लोग देख लेना, ताकि कल की चीजें समझ में आए, सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, ठीक है सर। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल वापस से फंक्शन शुरू करेंगे। अब लगता है फंक्शन हमें लग रहा है 4 दिन चलने वाला है, 2 दिन और चलेगा, क्योंकि अभी बहुत एनोनिमस फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट है,
और लोकल ग्लोबल वेरिएबल भी हैं, 3-4 चीजें, ठीक। तो चलो ठीक है कोई नहीं। फिर 2 दिन और अभी लगेंगे फंक्शन में। लेकिन कल इस चीज को रिवाइज करके आना, जो भी हमने पढ़ाया है अभी उस चीज को रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि लोकल ग्लोबल चीजें समझ में आए, क्योंकि अभी हमें लोकल ग्लोबल पे ये सब क्वेश्चन वगैरह कराने हैं। तो अगर नहीं क्लियर होगा वहाँ का फंडा तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो एक बार रिवाइज सब लोग कर लेना। अगर आज के क्लास में किसी कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकता है किसी कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में? बताओ। एक्स वाई जेड में एरर आ जाता है मतलब? वो तो आएगा ही, केस सेंसिटिव है। तो अगर हमने z=1 लिखा और प्रिंट कर रहे हो कैपिटल जेड, तो ये चीज तो एरर तो देगा ही, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है ना। अब इस जेड को, कैपिटल जेड को तो कहीं डिफाइन किया नहीं है, तो एरर तो देगा ही, तो यहाँ पे एरर आ ही जाएगी। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। या तो सारे वेरिएबल स्मॉल में रखो या तो कैपिटल में रखो। इन जनरल जब कंपनी में जाओगे तो कैमल फॉर्मेट वो किया जाता है, कैमल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। जैसे कोई वेरिएबल लेना है, फर्स्ट नेम नाम का कोई वेरिएबल लेना है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, या फर्स्ट और फिर नेम, इस तरीके कैमल फॉर्मेट अपनाया जाता है, जिसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। और बस उसमें जो भी वैल्यू डालनी इस तरीके से। जब भी कहीं आप बिना देखे, जब भी कहीं इस नाम का वेरिएबल एक्सेस करोगे तो इसी तरीके से जब लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये रिसीव हो जाएगा। क्योंकि यही फॉलो, ये रूल है, मतलब कंपनियों में ये रूल होता है, इस तरीके से लिखना है, या फिर ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे अंडरस्कोर करके। तो वहां पर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, तब कोड लिखने में दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? चलो फिर ठीक है, आज यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। चलो। Subscribe and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.